और कल बहुत बड़ा दिन है कश्मीर के लिहाज से, देश के लिहाज से। केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर पर कल सर्वदलीय बैठक करेगी, लेकिन इस बड़ी बैठक से पहले श्रीनगर में जम्मू कश्मीर पुलिस के सीआईडी इंस्पेक्टर परवेज अहमद डार की पीठ पर गोली मारकर हत्या कर दी गई। पीछे से, समझ रहे हैं आप, कायर आतंकवादियों ने पीठ पर गोली मारी है। हमारे पास इन आतंकवादियों की कायरता के वीडियो सबूत हैं जो आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं। आज देशहित में सबसे पहले हम आपको इन आतंकवादियों की बुजदिली और बौखलाहट के बारे में विस्तार से बताएंगे, लेकिन ये कितने डरे हुए हैं, बौखलाए हुए हैं। कायर आतंकवादी पीछे से हमला करते हैं, सामना भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन इतना समझ लीजिए कि जम्मू कश्मीर पुलिस के इंस्पेक्टर परवेज अहमद डार की शहादत का बदला शुरू हो चुका है। जी हां, शोपियां में आज आतंकवाद का एक विकेट गिर चुका है। अब बारी उन आतंकवादियों की जो हमें पीठ पर वार कर रहे हैं और अब उनका हिसाब तय है। पीठ पर वार करने वाला कायर होता है। पीठ पर वार करने वाला बुजदिल होता है। पीठ पर वार करने वाला आतंकी होता है। यह सिर्फ 10 सेकंड का सीसीटीवी फुटेज है, लेकिन यह 10 सेकंड कश्मीर में आतंकवादियों की बुजदिली साबित करने के लिए काफी है। इसलिए अब आप 10 सेकंड की वीडियो को ध्यान से देखिए। यह श्रीनगर का कनीपोरा इलाका है, जहां सीआईडी इंस्पेक्टर परवेज अहमद डार नमाज अदा करने के बाद मस्जिद से निकलकर घर की तरफ जा रहे थे। ठीक 4 सेकंड बाद एक आतंकवादी हाथ में बंदूक लिए परवेज अहमद का पीछा कर रहा था। अगले ही सेकंड में एक और आतंकवादी दिखता है, उसके हाथ में भी हथियार है। यहां तक कि पूरी कहानी 5 सेकंड की है। सीसीटीवी में एक पेड़ भी दिख रहा है। अब अगला 5 सेकंड ये रहा। वो पहला आतंकवादी पीछे से दौड़ते हुए गया और सीआईडी इंस्पेक्टर परवेज अहमद डार की पीठ पर गोली मार दी। पहली गोली, दूसरी गोली, तीसरी गोली और चौथी गोली। आतंकवादियों की चारों गोलियां इंस्पेक्टर की पीठ पर लगी और पीठ पर गोली मारकर ये दोनों आतंकवादी भाग गए। बीती रात करीबन 8 सवा 8 के बीच में जम्मू कश्मीर पुलिस के पुलिस ऑफिसर की जो हत्या कर दी गई और जिस जगह पर वो हत्या हुई है, हम इस वक्त उस स्पॉट पर खड़े हैं। बिल्कुल ये वो स्पॉट है जहां पर गोलियां चली थी। आप देख सकते हैं ये वो मस्जिद है जहां से वो नमाज पढ़कर निकल रहे थे और यहीं पर जो है उनको 2 मिलिटेंट्स, जो सीसीटीवी फुटेज जो पुलिस ने जारी की है उसके मुताबिक जो उसमें देखा जा रहा है कि 2 मिलिटेंट्स ने उन पर पीछे से जो है हमला किया और उस पर जो है गोलियां उन पर दाग दी। और यहाँ पर ये वो स्पॉट है, उस सीसीटीवी फुटेज में ये पेड़ भी दिख रहा है और यहाँ पर आप देख सकते हैं इस दुकान में वो सीसीटीवी लगा हुआ है जिसमें वो पिक्चर्स कैद हुई हैं और यही वो एग्जैक्ट स्पॉट है जहाँ पर वो घटना हुई थी कल रात को। इस गली में इस तरफ जो ये इस तरफ गली मेरा कैमरामैन आपको दिखाया जहाँ से लोग निकल रहे हैं, ये सामने जो ब्राउन गेट दिख रहा है बिल्कुल यही वो घर है जहाँ पर परवेज अहमद डार जो इंस्पेक्टर सीआईडी में जम्मू कश्मीर पुलिस में थे वहाँ पर वो रहते थे और वहीं से वो मस्जिद निकले थे नमाज पढ़ने के लिए। इनके घर वाले जो है वहाँ पर शूट करने की अनुमति नहीं दे रहे हैं, लेकिन हम इस वक्त आपको वो दिखा रहे हैं वो एग्जैक्ट स्पॉट जहाँ पर ये हमला जो है कल करीबन 8 सवा 8 के बीच अंजाम दिया गया। और उसके बाद इस पूरे इलाके में घेराबंदी रही और यहाँ जगह जगह तलाशी अभियान चलाया गया। यहाँ पर आप देखिए एग्जैक्ट वो स्पॉट है जहाँ पर उनको गोलियां लगी और जहाँ वो ये आप देख सकते हैं थोड़े हल्के से निशान यहाँ पर है और यहाँ पर वो गिर गए। हालांकि तुरंत यहाँ से उनको जो है नज़दीक के हॉस्पिटल में लिया गया था, लेकिन वहाँ उन्हें मृत घोषित करार दिया गया। उसके बाद से पूरे इस इलाके में घेराबंदी हुई, रात भर तलाशी अभियान चल रहा और जो सीसीटीवी फुटेज है उसको खंगाला गया। उस पर जो पुलिस से हमें जानकारी मिली है कि उनको आइडेंटिफाई कर लिया गया है और अब उनकी तलाश जो है जारी है।
इस बात को जरूर याद रखिएगा कि इस्लाम के नाम पर युवाओं को गुमराह करने वाले इन आतंकवादियों ने कश्मीर के लाल को कायरों की तरह उस वक्त मारा जब वो नमाज अदा कर मस्जिद से लौट रहे थे। समझ रहे हैं आप? अल्लाह की इबादत कर लौट रहे व्यक्ति की पीठ पर गोली मारना कितना बड़ा गुनाह है। मैं अस्पताल सीधे पहुंचा था, वहाँ इसकी डेथ हो चुकी थी। मैं तो लोगों को नहीं मानना चाहता, ये बड़ा अच्छा आदमी था। हाँ, पूरे इलाके में अंदर दुख है। हमारा भाई था, मुझे बहुत दुख हुआ इसके। ये नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, इंसानियत का खून है। इस हमले की जिम्मेदारी आतंकवादी संगठन द रेजिस्टेंट फ्रंट यानी TRF ने ली है। TRF कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद बना था। माना जाता है कि TRF हाफिज सईद के आतंकी संगठन लश्कर तैयबा का ही नया मॉडल है और लश्कर तैयबा पाकिस्तान के इशारे पर भारत के खिलाफ आतंकी साजिश रचता है। ये आतंकी वारदात ऐसे वक्त में हुई है जब कश्मीर पर केंद्र सरकार के साथ सर्वदलीय बैठक होने जा रही है और इसलिए आज महबूबा मुफ्ती से भी सवाल पूछे जा रहे हैं जो कश्मीर पर पाकिस्तान से बातचीत की पैरवी कर रही थी। श्रीमान प्रधानमंत्री जी, इसको दिल्ली मत बुलाओ, इसको पाकिस्तान भेजो। वो पाकिस्तान जिसने कल हमारा पुलिस का व्यक्ति जो है उसको पीछे लेकर के मार दिया गया। अब एक बार फिर से सुनिए मंगलवार को महबूबा मुफ्ती ने क्या कहा था। कि ये दोहा जाके तालिबान से डायलॉग कर रहे हैं, आपने सुना होगा। हमारी गवर्नमेंट तो जम्मू कश्मीर में डायलॉग करे और सबके साथ करे और पाकिस्तान के साथ भी करे रेजोल्यूशन के लिए। मंगलवार को दिन में महबूबा का पाकिस्तान प्रेम छलका और शाम होते होते पुलिस वाले की पीठ पर आतंक की गोलियां चल गईं। चंद लोग हैं जो पाकिस्तान से पैसे लेकर, पाकिस्तान से मिली भगत करके शरारत करते हैं और वो जम्मू कश्मीर की जनता के सगे नहीं हैं। कश्मीर की शांति जिससे देखी नहीं जाती, कश्मीर के विकास से जो जलते हैं वही छिपकर वार करते हैं। आप इतिहास पलटकर देख लीजिए। ये इलाका जो है बागात कनीपोरा, एक तरफ ये पुलवामा काकपोरा से मिलता है, दूसरी तरफ श्रीनगर से मिलता है और जगह जगह हर जगह पर यहाँ पर जो है भागने के कई सारे रास्ते हैं। फ़िलहाल यहाँ पर काफ़ी मातम का माहौल है और लोग आ रहे हैं उनके घर में मातम पुरसी के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो पिछले जो है 15 दिनों में ये 2 बार जो है मिलिटेंट्स ने स्ट्राइक किया है। एक उन्होंने डाउनटाउन में एक पुलिसकर्मी की हत्या कर दी और कल यहाँ पर CID विंग के परवेज़ अहमद डार जो है उनकी यहाँ पे गोली मारकर हत्या कर दी गई। कैमरा पर्सन फार्म मंजूर के साथ खालिद हुसैन, जी मीडिया, बागात कनीपोरा। पाकिस्तान को और कश्मीर में सक्रिय आतंकवादी संगठनों को लगता है कि वो निहत्थे जवानों पर, स्थानीय नागरिकों पर हमला करेंगे तो लोग डर जाएंगे, सरकार डर जाएगी, कश्मीर के नेता सरकार से बातचीत करने से मना कर देंगे। इसीलिए तो डरे हुए हैं आतंकवादी। कश्मीर में लोकतंत्र की बहाली का रास्ता खुल रहा है, आतंकवादियों में खौफ है, डरे हुए हैं, कायराना हमले कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि ये करने से शायद बातचीत टल जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। कल जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए दिल्ली में सरकार और घाटी के शीर्ष नेता बैठकर बातचीत करने जा रहे हैं। और रही बात जम्मू कश्मीर पुलिस की, तो घाटी में निडर होकर अपने कर्तव्य पथ पर वो लोग अडिग हैं और बदले का इंतजार कर रहे हैं। एक विकेट डाउन कर दिया गया आज आतंकवादियों को कश्मीर पुलिस का जवाब भी सुनना चाहिए। आतंकवादियों को कश्मीर पुलिस का जवाब। जब तक ना अपने भाइयों का हम वापस बदला नहीं ले सकते हैं तब तक हम थोड़ी इधर से जाएंगे। हम हमेशा अपने वतन के लिए कुर्बान करते आ रहे हैं, आगे भी कर रहे हैं, मैं भी जाऊंगा कल। हम डरने वाले नहीं हैं। जब हमने पुलिस फोर्स ज्वाइन किया है तभी हमने सीखा है कि हम अपने वतन के लिए, अपने वतन की खुशहाली के लिए अपनी जान भी दे सकते हैं। ये तारिक हबीब हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान हैं, सोपोर में तैनात हैं। इन्होंने कसम खाई है कि जब तक अपने भाइयों की शहादत का बदला नहीं ले लेते तब तक यहां से नहीं जाने वाले। आतंकवादियों को अगर ये लग रहा है कि कश्मीर में पुलिस पर हमला करने से वो इन जवानों को डरा देंगे तो ये उनकी भूल, क्योंकि घाटी का एक एक पुलिसकर्मी बेखौफ है और बदला लेने के लिए तैयार है। अपना जम्मू एंड कश्मीर पुलिस किसी से डरने वाले नहीं है। हम हमेशा लड़ते आ रहे हैं और इंशाल्लाह आगे भी लड़ते रहेंगे। लेकिन क्या करें, उस टाइम सिविलियन की बड़ी भीड़ थी यहाँ पे, क्या कर सकते थे हम? अगर हम फायर खोलते तो सिविलियन जख्मी होते। वैसे हमने बिल्कुल
मतलब अपना साथ रखा सिविलियन को बचाने के लिए। सिविलियन को बचाने के लिए हमने मतलब बड़ी मेहनत की है, अपने जवान भी शहीद हो गए सिविलों को बचा के, वरना हम किसी से डरने वाले नहीं हैं। इंशाल्लाह आगे भी हम लड़ते रहेंगे। तारिक हबीब दरअसल सोपोर आतंकी हमले के बारे में बता रहे थे, जहां घात लगाकर आतंकियों ने हमला किया और 2 पुलिसकर्मी शहीद हो गए और 1 हफ्ते बाद श्रीनगर में भी सीआईडी इंस्पेक्टर की हत्या हो गई। जब आप खत्म होने की कगार पर होते हैं तो एक बार आप और कोशिश करते हैं अपनी चीज़ों को अंजाम तक पहुंचाने के लिए, लेकिन अगर वो कोशिश आपने दोबारा की तो सुन लिया, अगर वो कोशिश आगे से आपने दोबारा की तो आपका अंजाम क्या होगा ये आपके सामने है। सोपोर के एसपी सुधांशु वर्मा बताते हैं कि कश्मीर पुलिस के जवानों का जज्बा असाधारण है और भय में वो नहीं, उनके दुश्मन है। फोर्सेस में भी एक अंदर से डर और भय का माहौल होता था कि भाई अभी अटैक करके गए हैं, कहीं दोबारा इस पॉइंट को टारगेट न करें। पहले से जो मनोभाव है, जो मनोबल है फोर्सेस का, वो बदला है। पहले सोचते थे कि अरे राम ऐसा करके गए, अब सोचते हैं देख लेंगे जो होगा सो। जी देखिए, फोर्सेस का मनोबल कभी कम नहीं मतलब था और ना ही मैं बोलूँगा कभी कम होगा। हमारे लड़के मतलब लाइन ऑफ ड्यूटी के लिए हमेशा खड़े रहते हैं, चाहे दिन हो, चाहे रात हो, चाहे सुबह हो, चाहे शाम हो, बारिश हो, धूप हो, किसी भी वक्त में, और चाहे पत्थर हो, चाहे गोलियां हो, सब चीज़ का वो दिलेरी से सामना करते रहेंगे। तो ये तो मैं आपको 100% आपको एश्योरेंस दे सकता हूँ कि फोर्सेस में मोरल की कोई कमी नहीं, चाहे, और ये मैं केवल पुलिस की बात नहीं कर रहा, सभी सिक्योरिटी फोर्सेस की, चाहे वो CAPF हो, CRPF हो, आर्मी हो, राष्ट्रीय राइफल्स हैं, अपनी हमारी पुलिस हैं, SOG हैं, किसी में भी मोरल की कोई कमी नहीं, चाहे अटैक होने के बावजूद, ठीक है। बल्कि जज्बा ये है कि अटैक अगर हुआ है तो हम उसका बखूबी हम जवाब भी देंगे, या तो उनको पकड़ेंगे या फिर वो किसी ऑपरेशन में न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। आतंकवादियों की घेराबंदी हो चुकी है, कुछ घंटे कुछ दिनों की देरी हो सकती है, लेकिन इतना तो तय है कि जिसने जवानों की पीठ पर वार किया है उनका बचना नामुमकिन है। अमित प्रकाश, जी मीडिया, सोपोर। और जम्मू कश्मीर को आतंक के इसी अंधेर से निकालने के लिए मोदी सरकार ने 2 साल पहले सर्जरी शुरू की थी। कल यानी कि 24 जून को जम्मू कश्मीर की किस्मत का एक बहुत बड़ा फैसला होने वाला है। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती दिल्ली भी पहुंच चुकी हैं। जम्मू कश्मीर के सभी पूर्व मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों को इस बैठक में बुलाया गया है। जम्मू कश्मीर पर दिल्ली में पीएम मोदी ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। आपको पता होना चाहिए कि इस बैठक में सभी प्रमुख दलों के नेता शामिल हो रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बैठक में होंगे। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल मनोज सिन्हा बैठक में होंगे। बैठक में जम्मू कश्मीर के 4 पूर्व मुख्यमंत्री और 4 पूर्व उप मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम होंगे। केंद्रीय गृह सचिव ने 8 दलों के 14 नेताओं को न्योता भेजा है। इसमें गुलाम नबी आजाद हैं, फारूक अब्दुल्ला हैं, इसके अलावा महबूबा मुफ्ती बैठक में आएंगे, उमर अब्दुल्ला, कविंद्र गुप्ता, निर्मल सिंह, रविंद्र रैना बैठक में होंगे, अल्ताफ बुखारी, सज्जाद लोन, मुजफ्फर बेग बैठक में होंगे, गुलाम अहमद मीर, GA मीर कांग्रेस से जो हैं वो होंगे, भीम सिंह, यूसुफ तरगामी भी बैठक में होंगे। बैठक का बड़ा एजेंडा परिसीमन, डिलिमिटेशन, परिसीमन और विधानसभा चुनाव हो सकता है। हालांकि कल क्या बात होगी अभी तक किसी को नहीं पता। दिल्ली की बैठक में कल क्या होगा इसका इंतजार पूरे देश को है। बड़ा दिन, लेकिन DDC चुनावों के बाद जम्मू कश्मीर में जल्द से जल्द विधानसभा चुनाव कराने की तैयारियों की जा रही है, कोशिशें की जा रही हैं। और चुनाव से पहले सीटों की डिलिमिटेशन जरूरी है, यानी कि विधानसभा सीटों की बाउंड्री तय करना जरूरी है, क्योंकि आपको अंदाजा नहीं होगा कि आर्टिकल 370 की आड़ में जम्मू कश्मीर में क्या क्या गोल खिलाए गए। जम्मू में के 10 जिलों में सिर्फ 37 सीटें रखी गई। समझिएगा, जम्मू के 10 जिलों में सिर्फ 37 सीट्स, जबकि कश्मीर के 10 जिलों के भी 46 सीटें रखी गई और कानून भी बना दिया गया। अब डिलिमिटेशन होगा या नहीं 2026 तक, वो तो 370 की बेड़ी अगर कटेगी, और वरना जम्मू क्षेत्र के लोगों के कंधे पर बैठकर कश्मीर के अलगाववादी मलाई काटते रहते। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि इस डिलिमिटेशन के नाम से क्यों डर रहे हैं। मतलब ये अगर परिसीमन होता है तो खौफ क्या है, डर क्या है। महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला को कल की बैठक में डिलिमिटेशन पर क्या चर्चा हो सकती है और कैसे ये बहुत बड़ा मुद्दा है, समझिए इसको। ये जम्मू कश्मीर में बजरंग दल के लोग हैं। प्रदर्शन तो ये महबूबा के खिलाफ कर रहे हैं, लेकिन इनकी एक नाराजगी की जड़ में जम्मू कश्मीर के परिसीमन का मुद्दा भी है।
हमेशा कश्मीर की बेस की पार्टियों को ही आगे किया गया। इसमें भी जो ऑल पार्टी मीटिंग है, इसमें भी सारे कश्मीर बेस के और कश्मीर की बात करने वाले लोग हैं, ये कभी जम्मू की बात करने वाले नहीं है। यही आरोप जम्मू कश्मीर की पैंथर्स पार्टी का भी है। ये लोग अलग नाराज हैं कि पाकिस्तानी बीन बजाने वाली महबूबा तो दिल्ली जा रही है। जम्मू की पार्टियों के साथ भेदभाव क्यों? जम्मू को खास तौर पर नजरअंदाज किया जाना लोगों को किसी भी सूरत में गवारा नहीं है। जम्मू के अंदर एक रोष देखा जा रहा है, एक गुस्सा देखा जा रहा है कि जम्मू को बात भी सुनने के लिए तैयार नहीं है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। 370 को कवच बनाकर कश्मीरी नेताओं ने 7 दशकों में जो खेल खेला है, उसी का गुस्सा अब जम्मू में दिखता है। और जम्मू के साथ हुई इसी नाइंसाफी को दूर करने के लिए मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर पुनर्गठन कानून पारित किया है और जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराने से पहले विधानसभा सीटों का परिसीमन करा रही है। आपको लग रहा है कि अब समय आ गया 2 साल बाद कि वहाँ पर परिसीमन भी हो, चुनाव भी हो, जनप्रतिनिधि भी शरीक हो, जम्मू की भी भागीदारी बढ़े, कश्मीर के लोग भी अमन रहे? ऐसा है कि उसकी प्रक्रिया चालू है। ये जो बीडीसी का चुनाव था, डीडीसी का चुनाव था, उसी कड़ी का एक हिस्सा है। डीडीसी के कार्यालय बन गए, उन लोगों ने काम शुरू कर दिया है, बीडीसी ने अपना काम करना शुरू कर दिया। अब आने वाले समय में विधानसभा अपना काम करेगी, लोग चुन के अपने नेताओं को भेजेंगे, वो अपने क्षेत्र के फैसले खुद बैठ के करेंगे। लेकिन विधानसभा चुनाव तो तब होंगे जब जम्मू कश्मीर में विधानसभा सीटों के परिसीमन का काम पूरा होगा। चुनावी व्यवस्था में विधानसभा क्षेत्र की सीमाएं तय करने को परिसीमन कहा जाता है, जिसका मुख्य आधार जनसंख्या घनत्व होता है। संविधान के आर्टिकल 82 के तहत भारत सरकार परिसीमन आयोग बनाती है, जिसके फैसले को अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन कानून 2020 बनाने के बाद भारत सरकार ने मार्च 2020 में परिसीमन आयोग का गठन किया, जिसमें जस्टिस रिटायर्ड रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में कमेटी बनी। इस कमेटी में केंद्रीय चुनाव आयोग और राज्य चुनाव आयोग के एक सदस्यों के अलावा जम्मू कश्मीर से फारूक अब्दुल्ला, हसनैन मसूदी, अकबर लोन, जितेंद्र सिंह और जुगल किशोर शर्मा सदस्य थे। इस आयोग को मार्च 2021 तक परिसीमन रिपोर्ट सौंपनी थी, लेकिन कोविड काल के कारण समय सीमा 1 साल बढ़ाई जा चुकी है। इस आयोग का काम है जम्मू कश्मीर में आबादी के हिसाब से विधानसभा सीटों का क्षेत्र निर्धारण करना। मोदी सरकार ने जो परिसीमन आयोग बनाया, उसकी बैठक में कश्मीरी नेता पहुंचे तक नहीं, क्योंकि फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती जैसे नेताओं और राजनीतिक दलों ने आर्टिकल 370 की आड़ लेकर जम्मू कश्मीर में खूब मनमानी की है। जम्मू कश्मीर में विधानसभा सीटों का परिसीमन जानबूझकर इस तरह किया गया था कि जम्मू को कम और कश्मीर क्षेत्र से ज्यादा सीटें रखी गई थी। जम्मू कश्मीर में विधानसभा सीटों का आखिरी परिसीमन 1995 में हुआ और वो भी 1981 की जनगणना के आधार पर हुआ। इसके बाद जम्मू कश्मीर विधानसभा के कानून पारित करके परिसीमन की प्रक्रिया पर 2026 तक रोक लगा दी गई। लेकिन 5 अगस्त 2019 को मोदी सरकार ने जो फैसला लिया, उसके बाद जम्मू कश्मीर में भी भारतीय संविधान की आर्टिकल 82 के तहत परिसीमन की शुरुआत हुई। अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे। डिलिमिटेशन को लेकर के जम्मू और कश्मीर दोनों को इंसाफ मिले। जो पीछे डिलिमिटेशन हुई थी, हम जानते हैं कि अब गांधीनगर कॉन्स्टिट्यूंसी 2 लाख की कॉन्स्टिट्यूंसी है। इसी तरह से कश्मीर में ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं जहाँ की 20,000 के लगभग वोटर्स हैं। तो इन सभी चीज़ों को, असेसिबिलिटी, टेरन, पॉपुलेशन को देखते हुए मुझे लगता है कि सभी जो पीछे डिस्क्रिमिनेशन हुई है वो इस बार ना हो। तो कुल मिलाकर के कश्मीरी पंडित का जो या कश्मीरी विस्थापित का जो इश्यूज़ है, उसको भी अगर वो आता है तो उसको टच किया जाएगा। जम्मू कश्मीर में विधानसभा सीटों के परिसीमन के बाद ही चुनाव हो पाएंगे। वैसे मोदी सरकार साफ कर चुकी है कि जम्मू कश्मीर में आने वाले दिनों में विधानसभा सीटों की संख्या 107 से बढ़ाकर 114 की जाएगी। जम्मू वालों को उम्मीद है कि तब शायद उनके साथ न्याय हो पाएगा। श्रीनगर से खालिद हुसैन और जम्मू से राजू केरनी के साथ रविंद्र कुमार, जी मीडिया, दिल्ली। अभी जो शब्द बार बार सुन रहे हैं, परिसीमन, परिसीमन, अंग्रेजी में इसको डिलिमिटेशन कहा जाता है। ये परिसीमन वाली पॉलिटिक्स है क्या? इसे आप आसान भाषा में आंकड़ों के जरिए हम आपको समझाएंगे। देखिए, मार्च 2020 से कमीशन की जो बैठक हुई, उसमें तीनों कश्मीरी नेता पहुंचे ही नहीं। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो बिसात बिछा रखी थी ना,
जम्मू कश्मीर की अनदेखी करके कश्मीर से ज्यादा सीटें बना रखी थी कि जम्मू कश्मीर का मतलब सिर्फ कश्मीर नहीं, जम्मू की भी आवाज है, जम्मू की भी भागीदारी है, वो हिसाब अब बराबर हो रहा है। तो इसलिए कश्मीरी नेता आते ही नहीं। जहां जितनी आबादी वहां उतनी सीटें बनाई जा रही हैं। आज भी इस परिसीमन को लेकर चुनाव आयोग की वर्चुअल मीटिंग हुई, जिसमें जम्मू कश्मीर के सभी 20 जिलों के डिप्टी कमिश्नर से जनसंख्या घनत्व यानी कि कितनी पॉपुलेशन है और टोपोग्राफी जैसी जानकारियां मांगी गई, क्योंकि कई सीटें ऐसी हैं जो 2-2 जिलों में फैली हुई है, 2 लाख से ज्यादा वोटर्स है, और उल्टा कुछ सीटें ऐसी है जहां 20,000 वोटर्स है। तो एक इम्बैलेंस है। और ये कैसे किया गया है, आप नक्शे पर आंकड़े देखकर हम जो आपको दिखाने जा रहे हैं उसको आप ये देखिए, आप समझ सकते हैं। 2019 से पहले के पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की 24 सीटें छोड़कर जम्मू कश्मीर में 87 हैं, 87 सीट्स हैं विधानसभा की, पीओके को छोड़ दिया जाए तो। इसमें जम्मू डिवीजन में 37 है, 37, और कश्मीर डिवीजन में 46 है। 4 विधानसभा सीटें लद्दाख में थी। अब देखिए कि जम्मू डिवीजन में ये 10 जिले हैं, कठुआ, जम्मू, सांबा, उधमपुर, रियासी, राजौरी, पुंछ, डोडा, रामबन और किश्तवाड़, और यहां पर सीटें हैं 37, 10 जिले, 37 सीटें जम्मू। अब आइए कश्मीर की बात करते हैं। कश्मीर डिवीजन में भी 10 जिले हैं, अनंतनाग, कुलगाम, पुलवामा, शोपियां, बड़गाम, श्रीनगर, गांदरबल, बांदीपुरा, बारामूला और कुपवाड़ा। सीटें हैं 46। मतलब जम्मू डिवीजन में भी 10 जिले, कश्मीर डिवीजन में भी 10 जिले, लेकिन एक डिवीजन में 37 सीटें, दूसरे में 46, यानी कि यही 9 सीटों की बढ़त लेकर कश्मीरी नेताओं और राजनीतिक दल जम्मू कश्मीर की सियासत में जम्मू डिवीजन की जनता के साथ अन्याय और राज्य की राजनीति में मनमानी करते आए हैं। अब इसी का इंसाफ हो रहा है। आबादी और टोपोग्राफी के हिसाब से सीटों की सीमाएं फिर से निर्धारित की जा रही है, जिसको लेकर नाराजगी है कश्मीर की मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज में। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.